गुड मॉर्निंग बच्चों। केरलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम निदा फाजली, ठीक है, निदा फाजली लेखक, तो इनके द्वारा लिखित अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, इस अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। और पिछले कक्षा में उस पाठ का अंतिम भाग पर हम चर्चा करते हुए पिछले कक्षा में वह पाठ हम समाप्त किए थे बच्चों, ठीक है। तो आज इस कक्षा में हम पाठ होने के बाद, ठीक है, पाठ के पीछे प्रश्न है बच्चों, तो उन प्रश्नोत्तर आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रश्नोत्तर चर्चा करने से पहले, ठीक है, आप कौन कौन से भाग लिखना है, और इधर हम कौन कौन से भाग चर्चा करेंगे उसके बारे में ज़रा देख लो, ठीक है। तो पहला क्या है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में लिखिए। पहला भाग है, मतलब मौखिक प्रश्न है, उसमें पहला भाग में 4 प्रश्न है बच्चों, ठीक है। ये तो इनका इन चारों प्रश्नों के उत्तर आप पाठ सुने ना, पाठ में मिलते हैं, आप समझ में हो तो लिखो, नहीं तो फिर और एक बार आप पाठ पढ़कर क्या करना है, उन प्रश्नों के उत्तर आप ही लिखना है। ये पहला भाग का भी आप लिखना, और दूसरा लिखित है, ठीक है, उसमें कुल मिलाकर 7 प्रश्न है बच्चों, ठीक है। 7 प्रश्नों का उत्तर आप ही लिखना है। तो एक बात देख लो, ऐसा ही पढ़ता हूँ, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? हुआ है, बड़े बड़े बिल्डर, समझ में रहे ना, समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? समुद्र के किनारे की जगह को उन्होंने कब्जा करने के लिए चाहते थे, इसलिए बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल रहे थे, है ना। लेखक का घर किस शहर में था? आप जानते हो बच्चों, लेखक का घर पहले ग्वालियर में था, अब मुंबई के एक सरनावा, तो देखो उसमें एक नाम आया है, तो उस शहर में है। अब जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? कैसे घरों में, ठीक है, बड़े घरों में या छोटे घरों में, वही लिखना है। और चौथा, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? परेशानी में, तो भ्रमित होकर, ठीक है, वो इधर उधर, तो कल ही हुआ है, ठीक है। तो खिड़की की जाली, लेखक जी की पत्नी, ठीक है, तो खिड़की को जाली लगाकर, तो कबूतर अंदर आने का और बाहर जाने का वह दरवाजा उन्होंने बंद किए थे, इसलिए वे उधर फड़फड़ा रहे थे, हुआ। और आगे लिखित में 7 प्रश्न है। अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? आया, ठीक है। लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती और क्यों? पेड़ों के पत्ते को उन्होंने कुछ उदाहरण करते हैं, ठीक है। दीप जलते समय आप फूल मत तोड़ो, हाँ, और सुबह होते ही, सूरज होते ही आप पेड़ों के पत्ते मत तोड़ो। तो कुछ उदाहरण लेकर माँ लेखक जी को समझाए हैं, तो उसमें ढूंढकर आप पढ़कर लिखना है। लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? आगे तीसरा, प्रकृति में आए संतुलन का क्या परिणाम हुआ? ठीक है, प्रकृति में आए संतुलन का क्या परिणाम हुआ? लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा? रोजा, उपवास, ठीक है, क्यों रखा? 5वां, लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आगे 6वां, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो बच्चों आप वह प्रश्न का उत्तर आप ही लिखना है, ठीक है, डेरा डालने से, ठीक है। तो आपको वह प्रश्न का उत्तर पाठ पढ़ो, ठीक है। तो देखो, मैं भी इस कक्षा में वह एक प्रश्न का उत्तर इधर मैं आपको कहता हूँ। डेरा डालने का आशय है अपने रहने की व्यवस्था करना, समझ में आ रहे ना, रहने की व्यवस्था करना। जिस तरह मनुष्य जब कहीं
बाहर जाता है तो अपने रहने का ठिकाना बनाता है, इसी प्रकार पक्षी भी रहने और अंडे देने तथा बच्चों की देखभाल के लिए डेरा डालते हैं। ठीक है, डेरा डालने के उससे आप क्या समझते हैं? आगे लास्ट सातवां, शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चौंटा रेंगता देकर भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? आया उसमें घटना का वर्णन किए उन्होंने। ठीक है, उन्होंने खाते वक्त पास ही क्या होता है कि चींटी, ठीक है, तो काला चींटी ज्यादा रहता है, वह देखते ही उन्होंने खाना खाने का छोड़कर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, वह क्यों खड़े होते हैं वो लिखना है आपको। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 या 60 शब्दों में लिखिए। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? आबादी मतलब वही जनसंख्या। ठीक है, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा लिखना है। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? ठीक है, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? तीसरा, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? आगे चौथा, मिट्टी से मट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पहला है देखो, तो पाठ के विवरण पर यह मैं भावार्थ आपको समझाया हूँ बच्चों। ठीक है, पाठ के साथ साथ भावार्थ भी, मतलब वो पंक्ति का भावार्थ या आशय क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा किए हैं। ठीक है, आप क्लास देखकर वो लिखना पड़ता। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। ये एक आज हम क्या करेंगे इस कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था। उसका आशय स्पष्ट करना है। देखो, उसका आशय यह होता है कि प्रकृति अत्यंत सहनशील और उदार स्वभाव वाली है। वह मनुष्य की ज्यादतियों और छेड़छाड़ को एक सीमा तक सहन करती है, पर जब पानी सिर के ऊपर हो जाता है तब प्रकृति अपनी विनाश लीला दिखाना शुरू करती है। इस क्रोध में जो भी उसके सामने आता है वह किसी को नहीं छोड़ती है। प्रकृति ने समुद्री तूफान का रूप धारण कर अपने सीने पर तैरते 3 जहाजों को उठाकर समुद्र से बाहर फेंक दिया। ठीक है, ये तो क्या है, मुंबई में देखने के लिए मिला हुआ एक उदाहरण है। दूसरा, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। दूसरा प्रश्न का आशय देख लो, मतलब उसका भावार्थ क्या होता है। इतिहास गवाह रहा है कि बड़े लोग प्रायः शांत स्वभाव वाले, उदार और महान होते हैं। वे क्रोध से दूर ही रहते हैं। उनकी सहनशीलता भी अधिक होती है, परंतु जब उन्हें क्रोध आता है तो यह क्रोध विनाशकारी होता है। यही स्थिति विशालाकार समुद्र की होती है, जो पहले तो सहता जाता है परंतु क्रोधित होने पर भारी तबाही मचाता है। ये तो दूसरा प्रश्न का आशय है बच्चों। आगे तीसरा, इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं। जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है।
तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर यह है कि लेखक देखता है कि दिनों दिन जंगलों की सफाई होती जा रही है, समुद्र के किनारे ऊंचे ऊंचे भवन बनाए जा रहे हैं, इन स्थानों पर मानवों की बस्ती बन जाने इन स्थानों पर मानवों की बस्ती बन जाने से वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हुआ है। इस कारण पक्षी एवं जानवर दोनों ही अन्यत्र जाने को विवश होकर शहर से कोसों दूर चले गए हैं। कुछ पक्षी प्राकृतिक आवास के अभाव में इधर उधर भटक रहे हैं। वे मनुष्य के घरों की दालानों और छज्जों पर घोंसला बनाने को विवश हैं। और अंत में और एक है, देखो बच्चों प्रश्न, शेख अयाज के पिता बोले, नहीं यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। इन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए। उन्होंने खाना खाने के लिए बैठे रहते, उस समय उन्होंने ऊपर उठते हैं, ठीक है, उस समय यह वाक्य कहते हैं, इसका आशय क्या है पूछते हैं। देख लो, शेख अयाज के पिता जीवों के प्रति दया भाव रखते थे। एक बार वे कुएं से नहा करके वापस आए और खाना खाने बैठे गए। अभी वे पहला खौर उठाए ही थे कि उन्हें अपनी बाह पर एक चोंटा दिखाई दिया। वे भोजन छोड़कर उठ गए और चोंटों को उसके घर मतलब कुएं के पास छोड़ने चले पड़े। उन्होंने पत्नी से कहा कि इस बेघर को उसके घर छोड़कर भोजन करूंगा। उनके इस कथन में जीवों के प्रति संवेदनशीलता और दयालुता का भाव छिपा है। ये तो बच्चों चारों प्रश्नों का आशय है, ठीक है। सुनकर आप अच्छी तरह से प्रश्नों का उत्तर लिखना पड़ता है। इसमें आगे का भाग बच्चों भाषा अध्ययन है, ठीक है। तो भाषा अध्ययन में कर्ता कारक को पहचानना, ठीक है, मतलब उन्होंने वाक्य दिए हैं, उन वाक्यों में किस कारक का उपयोग हुआ है लिखना पड़ता है, ठीक है। देख लो उधर मैंने भोजन परोसा, मैंने ने कारक, ठीक है, ये तो क्या है, ने कर्ता कारक, कर्ता कारक। आगे मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, ठीक है, मैं किसी के लिए, पहला वाक्य क्या है, भाषा अध्ययन है। माने खाना परोसा, ने तो क्या है, कर्ता कारक, कर्ता, ठीक है। उसी तरह दूसरा वाक्य देखो, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, मैं किसी के लिए मुसीबत मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, के लिए, ठीक है। के लिए क्या है, ये देख रहे हो बच्चों, आप पढ़े हो, ठीक है, आप भी। ये तो पहला आपको कारक के भेद है, 8 भेद है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन। तो उसी तरह ये क्या है, संप्रदान कारक के चिन्ह है, संप्रदान, ठीक है। तो जिस तरह पहला है तो कर्ता कारक का है और दूसरा संप्रदान कारक का चिन्ह, ठीक है।
आगे तीसरा देखो, मैंने एक घर वालों को बेकार कर दिया। मैंने एक घर वालों को बेकार कर दिया, उसमें जिस कारक का प्रयोग हुआ है, ठीक है, हम पहचानना है। तो उस वाक्य में देखो, मैंने एक घर वालों को, उसमें ने भी आया है और साथ में को भी आया है। ने तो क्या है, ये पहला वाक्य में आया है तो कर्ता कारक है, ठीक है, और को तो क्या है, ये कर्म कारक का चिन्ह है। तो इसलिए तीसरा कौन सा है, तीसरा कर्ता कारक और कर्म कारक, ठीक है, दोनों भी है। आगे कबूतर परेशानी में इधर उधर फटफड़ा रहे थे। कबूतर परेशानी में इधर उधर फटफड़ा रहे थे, उसमें बच्चों में, ठीक है, में तो ये क्या है, अधिकरण कारक का चिन्ह है, अधिकरण। आगे दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो। में या पर, दोनों एक, में या पर, ये तो अधिकरण कारक के चिन्ह है, ठीक है। इसलिए इसमें तो पहला वाक्य आप देखे हो, उससे पहला वाक्य में है, पहला वाक्य में है, और लास्ट अब क्या पढ़े हम, उसमें पर है। इसलिए इसमें अधिकरण कारक भी है, और उसे मतलब को और उसे, ये तो क्या है, कर्म कारक के चिन्ह है। इसलिए ये अंत का वाक्य में क्या है, अधिकरण कारक और कर्म कारक, ये दोनों आए। आगे नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए, ठीक है। वो शब्द कौन कौन से हैं, तो पहले आप शब्द लिख लो। चींटी, घोड़ा, आवाज, बिलन, फौज, रोटी, बिंदु, दीवार, टुकड़ा, ठीक है। इन शब्दों के बहुवचन रूप लिखने के लिए आदेश दिए उन्होंने, ठीक है। इन शब्दों के बहुवचन रूप लिखना है बच्चों। आइए, चींटी, चींटियां, चींटियां, घोड़ा, घोड़े, आवाज, आवाजें, बिलन, बिले, फौज, फौजे, रोटी, रोटियां, बिंदु, बिंदुओं, दीवार, दीवारें, टुकड़ा, टुकड़े। सरह क्या है, ये शब्दों के बहुवचन रूप है बच्चों। ध्यान से देख कर लिख लो। आगे देखो, ध्यान दीजिए, नुक्ता लगाने से, नुक्ता मतलब बिंदु, ठीक है, नुक्ता लगाने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है।
पाठ में दफा शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है बार, मतलब गणना संबंधी, ठीक है, कानून संबंधी। यदि इस शब्द में नुक्ता लगा दिया जाए तो शब्द बनेगा दफा, जिसका अर्थ होता है दूर करना, ठीक है। यह मैं निकालता हूं। पाठ में दफा, ठीक है, शब्द का उपयोग हुआ, इसके नीचे बिंदु नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ऐसा है तो क्या होता है, इसका अर्थ कानून संबंधी। उन्होंने कहते हैं अब इस तरह नुक्ता दिए तो बिंदु, देखो दफा जिसका अर्थ होता है दूर करना या हटाना, वही दूर करना। यहाँ नीचे नुक्ता, यहाँ नीचे कुछ नुक्ता युक्त और नुक्ता रहित शब्द दिए जा रहे हैं, उन्हें ध्यान से देखिए और अर्थगत अंतर में समझाइए। तो उसी तरह उन्होंने उधर कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों को देखकर हम क्या करना है, उनका अर्थ लिखना है, ठीक है। देख लो बच्चों, उधर उन्होंने दिए शब्द सजा सजा, ठीक है, जरा जरा, नाज नाज, तेज तेज। शब्द देखकर हम समझना है शब्दों में जिस तरह अंतर होता है, ठीक है। आगे निम्नलिखित वाक्यों में उचित शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए, ठीक है। तो उन्होंने उधर वाक्य के आगे दो दो शब्द दिए हैं, ठीक है। दो शब्दों में सही शब्द कौन सा है उधर भरकर हम क्या करना है, वाक्य पूरा करना है। देख आजकल बहुत खराब है, आजकल डैश डैश बहुत खराब है, ठीक है। तो उसमें कौन सा वाक्य, मतलब कौन सा शब्द उधर सही लगता है, देखकर हम क्या करना है, वह शब्द उपयोग करके वाक्य पूरा करना है। पहला कौन सा है, देखो आजकल डैश डैश बहुत खराब है, जमाना पहला है, देखो पहला शब्द जमाना, पहला शब्द। दूसरा वाक्य पूरे कमरे को डैश डैश दो, पूरे कमरे को डैश डैश दो, सजा, ठीक है, दोनों एक ही शब्द है, इसलिए दूसरा कौन सा होता है, सजा। आगे डैश डैश चीनी तो देना, चीनी शुगर, डैश डैश चीनी तो देना। तीसरा जरा, जरा चीनी तो देना। चौथा माँ दही डैश डैश भूल गई, माँ दही डैश डैश भूल गई, ठीक है, जमाना जमान, वो भी पहला है जमाना। आगे पांचवा देखो, दोषी को डैश डैश दी गई, ठीक है, दोषी को डैश डैश दी गई सजा। पांचवा दोषी को सजा दी गई, बिंदु बिंदु नीचे। आगे महात्मा के चेहरे पर डैश डैश था, तेज। छठवा बिना बिंदु, बिना बिंदु, ठीक है। इस तरह बच्चा
ये सब क्या है, वो शब्दों का उपयोग करके वाक्य पूरा करने का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये क्या हुआ है, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, यह अध्याय समाप्त हुआ बच्चों। तो पाठ का विवरण और पाठ के पीछे प्रश्न और पूरा भाषा अभ्यास चर्चा करते हुए यहाँ तक यह पाठ हम समाप्त किए हैं। तो आगे का विषय क्या है हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।